तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफे 100 फ्लावर वैली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, मगर वहां पर कोई भी 100 फ्लावर वैली मौजूद नहीं थी, जिस पर योंगफे काफी सरप्राइज होता है। मगर अचानक वहां पर उसकी मुलाकात एक कुनलुन ड्रैगन से होती है। वो कुनलुन ड्रैगन उसे अपने एक सीक्रेट वर्ल्ड में लेकर जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात युआन ड्रैगन से होती है। और वो कुनलुन ड्रैगन उस 100 फ्लावर वैली को दिखाते हुए कहता है कि उस 100 फ्लावर वैली में दो पावरफुल फिगर्स आए हुए हैं और उन्होंने उस 100 फ्लावर वैली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक बैरियर बना रखा है। और इसके अलावा फिर वो उसे वहां से एक और जगह लेकर जाता है, जहां पर वो योंगफे को एक स्क्रोल देता है और कहता है कि ये स्क्रोल हमारे एंसेस्टर ने हमें दिया था और ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके जरिए अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे। ये कहने के बाद योंगफे जैसे ही अपने इनर वर्ल्ड को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है, तो शुरू में वो अपने इनर वर्ल्ड को फील करने की कोशिश करता है और अच्छी तरह से उस पूरे के पूरे प्रोसेस को रियलाइज कर लेता है। मगर उसे आखिर में भी अपना इनर वर्ल्ड दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका इनर वर्ल्ड वो असल में उस स्क्रॉल के अंदर मौजूद था, जिसे देखने के बाद वो उस स्क्रॉल के अंदर चला जाता है और उसे उसका फादर वहां पर नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि फादर, क्या ये आप हैं? तो उसका फादर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की हैं, मगर तुम्हें अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना ही होगा। मगर योंगफे कहता है कि फादर, 10,000 साल पहले तो मैं मर गया था, फिर मेरे मरने के बाद आखिर इतना कुछ कैसे बदल गया? तो चेनजिंग कहता है, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, मगर हर सवाल का जवाब तुम्हें अब नहीं मिल सकता। सही टाइम आने पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। मैं जानता हूँ तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा भी होगा और तुम्हें हमसे शिकायत भी करनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पास्ट लाइफ में हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब तुम्हारी पास्ट लाइफ जो कि इतनी ज्यादा हार्डशिप से भरी हुई थी, वो अब बिल्कुल भी वैसी नहीं होगी। अब तुम्हारी किस्मत हम बदलेंगे। असल में तुम्हारी बॉडी में मौजूद वो सीड जिसके जरिए तुम अपने इनर वर्ल्ड को देख सकते थे, ये पैदाइशी तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद था और अपने परफेक्ट शेप में था। यही वजह है कि कुछ लोगों ने उस इनर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और तुम्हारा ये इनर वर्ल्ड तकरीबन डिस्ट्रॉय होने वाला था। इसीलिए हमने इस सीड को तुम्हारी बॉडी से निकाल कर तुम्हारी मदर की पेंटिंग के अंदर सिक्योर कर लिया था, ताकि आने वाले वक्त में तुम खुद इस इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सको। ये सुनकर योंगफे कहता है, इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ जानते थे? तो उसका फादर कहता है कि हमें सब कुछ अच्छी तरह से मालूम है और जितना कुछ तुम जानते हो शायद हम उससे भी कई गुना ज्यादा जानते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में मैंने एक ऐसे पावरफुल फिगर के साथ फाइट की थी जो कि इंतहाई ज्यादा ताकतवर था और मैंने तुम्हारी बॉडी को एक बैटल फील्ड की तरह यूज किया था और उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 साल तक उसके साथ फाइट की है। मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं कि टेन टाइशुआन वो हमारे लिए कोई बड़ा मसला है ही नहीं। असल में वो एक कठपुतली है और उसकी डोरें जो हिला रहे हैं वो उसके पीछे एक जगह छुपे हुए हैं और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर हमें चेनजिंग का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने एक लड़की होती है जो कि ज्यादातर टेन टाइशुआन ही लग रही होती है और उसका जाहिरी हुलिया मैंगलियार के इविल स्पिरिट जैसा लग रहा होता है और वो चेनजिंग से कहती है कि अगर तुमने ये बैटल हार दी तो तुम्हारी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हारी कल्टीवेशन हमेशा के लिए एक जगह रुक जाएगी। मगर चेनजिंग उससे कहता है कि हम चिन फैमिली के लोग हैं, हमें हेवन एंड अर्थ से डर नहीं लगता, तो तुमसे क्यों डर लगेगा? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भले ही तुम कोई एंशिएंट लेजेंडरी वॉरियर हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ किया तो तुम्हें इसके लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनने के बाद योंगफे बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या इसके पीछे एंशिएंट पावर्स हैं? मगर वो मुझे टारगेट क्यों कर रही है? तो उसका फादर कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कॉज एंड इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं बदल पा रहा। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। ये किस्मत असल में एक पिंजरे की तरह है जिसे बहुत ही पावरफुल मास्टर्स ने बनाया है, मगर शायद ये सब कुछ तुम खुद से बदल सकते हो और तुम्हारी बॉडी में जो सीड था वो अब तुम्हारे पास वापस आ गया है। अब तुम्हें सबके लिए रेडी हो जाना चाहिए। अब तुम्हें हजारों सालों के बाद एक नई जिंदगी मिली है, इसलिए इस जिंदगी को तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जीना है जो कभी भी वापस जिंदा नहीं हो सकते, मगर वो हमेशा से तुम्हारे दिल के अंदर रहेंगे।
हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तुमने एक दिन इस ब्रोकन वर्ल्ड से निकलकर हमारे साथ आकर जरूर मिलना है। मगर जोंगफे कहता है कि आखिर आप लोग हैं कहाँ पर और मदर कहाँ है। मगर उसका फादर कहता है तुम्हें बहुत जल्द अब वर्ल्ड रियलम में ब्रेक थ्रू करना होगा। उसके बाद तुमने अपने पाथवे को खुद से तलाश करना होगा। और एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता दूं कि जब भी आसमान पर तुम्हें फुल ब्राइट मून दिखाई दे तो समझ जाना कि हम तुम्हें देख रहे हैं। और तुम्हारे साथ ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। शायद ये लाइफ तुम अपने लिए नहीं जी पाओगे। इतना कहने के बाद वो दोबारा से उसी सीड के अंदर चला जाता है और वो सीड फौरन से योंगफे की बॉडी की चारों तरफ आकर गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। और योंगफे कहता है कि फादर, मैं जानता हूँ आप मुझसे जो काम करवाना चाहते हैं मैं वो जरूर करूंगा और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। और ये कहने के साथ हम जब में उसके फ्लैशबैक से बाहर निकलते हैं तो योंगफे अब भी उसी गुफा के अंदर कल्टीवेशन करते हुए बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि पता नहीं कितना टाइम गुजर चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया है। मेरा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड अब वो एक हो चुके हैं। अब मेरे अंदर हेवन एंड अर्थ दोनों ही मौजूद हैं, जिसकी वजह से मेरा इनर वर्ल्ड भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और अब मैं जब भी चाहूँ अपने इनर वर्ल्ड में जा सकता हूँ। इतने में अचानक वो कुंडलून ड्रैगन आता है और वो कहता है कि बच्चे तुम तो काफी ज्यादा तेज हो, तुमने तो काफी जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। सोचा नहीं था कि तुम इनर वर्ल्ड को इतना जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। जिस पर योंगफे कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हेल्प की। मगर कुंडलून ड्रैगन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहे हो। बस मेरी एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि जब तुम अपनी डाओ को अचीव कर लो और असेंड होने के लिए तैयार हो जाओ तो उस टाइम तुम अपना एक मिस्टिक रियलम जरूर क्रिएट कर लेना जिसे तुम इस दुनिया में छोड़कर जाओगे। वो मिस्टिक रियलम असल में हम कुंडलून ड्रैगन्स के लिए होगा और मेरे लिए एक 100 फुट स्टैचू भी जरूर से बना देना। इस तरह तुम मेरे इस एहसान का बदला चुका पाओगे। इतना कहने के बाद वो लोग एक टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं और वो कुंडलून ड्रैगन उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने अपने इनर वर्ल्ड में क्या देखा है। तो योंगफे कहता है वहाँ पर सिर्फ कुछ पत्थर और रेत है। ये सुनकर वो ड्रैगन समझ जाता है कि ये कुछ छुपा रहा है, मगर वो उससे कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी कोई शख्स इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है तो उसकी शुरुआत ऐसी ही होती है। शुरू में लोगों को या तो कोई सिंगल स्टोन दिखाई देता है या फिर थोड़ी सी रेत दिखाई देती है। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए तुम्हें इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें आने वाले कुछ डिकेड्स या फिर कुछ सेंचुरीज लगेंगी, उसके बाद तुम अपना पूरा इनर वर्ल्ड जनरेट कर लोगे। और फिर योंगफे कहता है अच्छा तो फिर उसके बाद क्या। ये सुनकर वो एंसेस्टर बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसके कप में वाइन भी नीचे गिरने लगती है। और वो ड्रैगन उससे कहता है कि जब तुम उसे कम्प्लीटली बना लोगे तो तुम्हारी फाउंडेशन बिल्ट हो जाएगी। तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। तुम्हारा माइंड सेट वो बिल्कुल मेरे जैसा है। आइंदा कभी भी तुम्हें मेरी कुंडलून ड्रैगन की हेल्प चाहिए हो तो बस बता देना। तो योंगफे कहता है कि सीनियर सच बताऊं तो मुझे आपकी सिर्फ एक छोटे से मैटर में मदद चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में क्या आपके मिस्टिक रियलम की तरह के और भी बहुत सारे मिस्टिक रियलम्स हैं, क्योंकि डू फैमिली क्लेम करती है कि वो ईस्टर्न रॉयल फैमिली है और वो अपने एक मिस्टिक रियलम के अंदर रहती है। क्या उनके पास भी सेम ऐसा ही मिस्टिक रियलम है जैसा कि आपके पास है। ये सुनकर वो ड्रैगन कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ईस्टर्न लैंड वो इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल वो दिखता है। बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स जो कि 6 रियलम से भी ऊपर के हैं वो कभी भी अपर रियलम से लोअर रियलम में नहीं आते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईस्टर्न लैंड में कुछ खास है। वो उसे एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हुए समझाता है कि अब तुम क्यूटिक वार सेक्ट को ही ले लो। हमारी इनके साथ एक बहुत ही खतरनाक ब्लड बैटल हो चुकी है और लास्ट टाइम जो हमारी इनके साथ ब्लड बैटल हुई थी वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी और बहुत ही ज्यादा खून खराबा हुआ था। उस जंग को ही खत्म करने में हम लोगों को अपनी तकरीबन सारी एनर्जी लगानी पड़ी, तब जाकर वो जंग खत्म हुई थी। मगर ये लड़ाई आज से हजारों साल पहले हुई थी, तो इसलिए अब मैं ये सब कुछ दोबारा से दोहराना नहीं चाहता। मगर योंगफे को ये बात काफी हैरान कर देती है कि मिस्टिक रियलम्स वो एक दूसरे के साथ फाइट कर चुके हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे मिस्टिक रियलम्स वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है।
ये सुनकर वो ड्रैगन हंसने लगता है और कहता है कि अगर इस मर्तबा कोई बड़ा सा डिजास्टर आता है तो इसके लिए हम कुंडलुंड को बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। इतना कहने के बाद वो उसे फौरन से अर्थ पैलेस की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुंध होती है और हमें एक दीवार दिखाई जाती है। जैसे ही वो कुंडलुंड ड्रैगन अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है तो उस दीवार में मौजूद बहुत सारे पोर्टल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ड्रैगन उसे बताता है कि ये मेरा ट्रैवलिंग पैलेस है। यूं समझ लो कि यहाँ से किसी भी मिस्टिक रियलम में एंटर किया जा सकता है। मगर जहाँ तक बात लास्ट वॉर की है, लास्ट वॉर तो लास्ट वॉर की है। लास्ट वॉर तो हम लोग हार गए थे, मगर उसके बावजूद भी हम लोगों ने सारे के सारे मिस्टिक रियलम्स के दरवाजों को लॉक कर दिया था। वो युवान ड्रैगन एक जगह छुप कर ये सब बातें सुन रहा होता है और यहाँ पर योंगफाई देखता है कि हर एक पोर्टल के सामने उसके मिस्टिक रियलम का नाम लिखा हुआ है। वहाँ 100,000 माउंटेन, आर्टिक डीमन डान और ईस्टर्न सी और नॉर्थ साइड के बारे में भी अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और ये सारे के सारे पोर्टल्स वहाँ उन मिस्टिक रियलम्स के अंदर जाकर खुलेंगे। यहाँ पर योंगफाई को ईस्टर्न लैंड के इंपीरियल क्लान का गेटवे भी नजर आ जाता है, मगर उसके बराबर में कॉर्प हार्डिंग सेक्ट का गेट मौजूद होता है। ये देखकर योंगफाई काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि कॉर्प ड्राइव सेक्ट के पास भी अपना एक मिस्टिक रियलम है, मगर कॉर्प ड्राइव सेक्ट तो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। मगर वो एंसेस्टर उसे बताता है कि ये असल में डिवाइन ईगल स्काई गैदरिंग आई है, जरा तुम इसे देखो, इसके जरिए तुम अच्छी तरह से उसे देख पाओगे। वो योंगफाई को एक गोल्डन मिरर जैसी कोई चीज देता है और योंगफाई जब उसे देखा होता है तो इतने में युआन ड्रैगन भी उसके पास आ जाता है। उसे देखते ही योंगफाई कहता है कि तुम सही टाइम पे हमेशा वहां से खिसक जाते हो, आखिर तुम कहाँ थे? तो वो ड्रैगन कहता है कि मैं एक ग्रेट ड्रैगन हूं और जब तक मैं अपना पेट ना भरूं तब तक मैं किसी की हेल्प नहीं करता, और तुम ये मत समझ लेना कि मैं मिस्टिक रियलम के ट्रेजर्स के पीछे भाग रहा हूं। इतना कहने के बाद वो उस गोल्डन मिरर के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहां एक मिस्टिक रियलम मौजूद है और हर जगह इंसानी खोपड़ियां पड़ी हुई नजर आ रही होती है, जिससे योंगफाई को ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि कॉर्प ड्राइव सेक्ट के लोगों ने खुद से इस रियलम को अनलॉक नहीं किया है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहां पर गए थे। और वो कुंडलुन ड्रैगन भी उन लोगों को बताता है कि असल में कॉर्प ड्राइव सेक्ट के मास्टर ने एंशिएंट टाइम में एक गॉड लाइक बॉडी को फॉर्क किया था, इसीलिए उस गॉड ने उनके लिए ये मिस्टिक रियलम बनाया था। कॉर्प ड्राइव सेक्ट वो तो खुद बाहर आ गया, मगर उनका वो गॉड अभी भी उसी मिस्टिक रियलम के अंदर मौजूद है। वो हमेशा वहां पर कॉर्प एनर्जी के साथ अपनी बॉडी को नॉरिश करता रहता है। जब उन लोगों को उस मिरर के अंदर वो कॉर्प किंग दिखाई देता है तो उससे युआन ड्रैगन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका दिमाग वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने के लिए ही बना है। और वो कुंडलुन ड्रैगन उन्हें बताता है कि ये न सिर्फ देखने में खतरनाक है, बल्कि इसकी मूवमेंट भी उतनी ही फास्ट है, ये पलक झपकते ही किसी को भी मार सकता है। मगर इसे अगर ज्यादा टाइम दिया जाए तो ये खुद को अपनी अवेयरनेस के साथ पूरी तरह से ठीक कर पाएगा और दोबारा से कॉर्प ड्राइव सेक्ट का कॉर्प गॉड बन जाएगा। मगर युआन ड्रैगन कहता है कि मुझे एक बात बताओ, अगर उस कॉर्प गॉड ने हम लोगों को ढूंढ लिया तो फिर वो तो हमारे पूरे के पूरे सेक्ट्स को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनकर योंगफाई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि लगता है कि इस कॉर्प गॉड को एक अच्छी सोल को अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। जिसके बाद अगले सीन में हमें डू फैमिली का मिस्टिक रियलम दिखाया जाता है, जहां पर वो लोग मौजूद होते हैं और उन लोगों के एल्डर्स वो एक जगह बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। उन लोगों को अचानक से उस मिस्टिक रियलम में कुछ अजीब सी एनर्जी फील होने लगती है, जिस पर एक एल्डर कहता है कि शायद किसी मिस्टिक रियलम में कोई एंट्री ली गई है। मगर दूसरा एल्डर कहता है कि शायद किसी ने आउटर मिस्टिक रियलम में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट की होगी। मगर यहाँ पर एक थर्ड एल्डर भी होता है और वो कहता है कि शायद बाकी के मिस्टिक रियलम्स वो हमारे डू फैमिली से डर गए होंगे, इसीलिए उन्हें लगा होगा कि कहीं डू फैमिली हम पर हमला ना कर दे, इसलिए उन लोगों ने पहले से ही अपने पैसेज वे को बंद कर दिया होगा।
क्योंकि आज तक हमारे डू फैमिली के मिस्टिक रियलम में किसी ने भी एंटर करने की कोई जरूरत तक नहीं की है, तो आइंदा भी कोई यहाँ पर नहीं आएगा। मगर जहाँ तक बात योंगफै की होती है तो वो कुनलुन ड्रैगन उसे एक कुनलुन बोन नाइफ देते हुए कहता है कि मेरा ये बोन नाइफ कहीं गुम हो गया है। ये कुनलुन नाइफ मेरे कुनलुन क्लान का एक बहुत ही खास ट्रेजर है। इसकी मदद से तुम किसी भी मिस्टिक रियलम को आराम से ब्रेक करके उसके अंदर एंटर कर सकते हो। मगर योंगफै समझ जाता है कि वो सीनियर ऐसा क्यों कह रहा है कि मैंने ये कहीं गुम कर दिया है। वो सीनियर से कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये आपने मुझे दिया है और हमारे बीच में जो ये डील हुई है इसके बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं मिलेगा। मैं बहुत जल्द ये नाइफ आपको वापस कर दूंगा, बस एक मर्तबा मैं इसका सही से इस्तेमाल कर दूं। तो वो कुनलुन ड्रैगन उससे कहता है ठीक है, तो फिर मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसलिए आप जो करना है जल्दी कर लेना। इतना कहने के साथ योंगफै फौरन से एक स्पेस रिफ्ट क्रिएट करता है और कॉर्प ड्राइव सेक के सीक्रेट रियलम में एंटर कर जाता है, जहां वो लोग देखते हैं हर जगह सिर्फ और सिर्फ स्कल्स पड़ी हुई होती हैं और उन लोगों को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि यहाँ पर कॉर्प ड्राइव सेक का वो गॉड भी मौजूद होगा। इतने में उनकी नजर उस गॉड पर पड़ती है जो कि ऊपर थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ होता है और योंगफै देखता है कि उस कॉर्प किंग ने यहाँ पर हजारों लोगों को मारा है और उसके ऊपर बैठकर वो अपनी बॉडी को नॉरिश कर रहा है। मगर युआन ड्रैगन वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो कहता है कि यहाँ पर मौजूद एनर्जी वो मेरी आंखों को चुभ रही है। मगर योंगफै कहता है चलो अब जरा इस कॉर्प किंग से भी मिल लेते हैं। वो लोग जैसे ही उसके करीब जाते हैं तो उस कॉर्प किंग का ऑरा ही ऐसा होता है कि युआन ड्रैगन तो उससे काफी डर रहा होता है, मगर योंगफै वो एक प्लानिंग के जरिए यहाँ पर आकर उस किंग को किसी मकसद के लिए यूज करना चाहता था। और वो देखता है कि वो कॉर्प किंग एक गहरी नींद में सो रहा है, मगर उसके बावजूद भी उसकी बॉडी अपने आप ही आसपास की कॉर्प एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है और उसकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बना रही है। मगर युआन ड्रैगन देखता है कि ये कॉर्प बॉडी असल में एक लिविंग सेंट बॉडी है, यानी कि कॉर्प ड्राइव सेक के लोगों ने किसी सेंट की बॉडी को अपना कॉर्प किंग बना दिया है। मगर वहां पे जो स्मेल है उससे तो युआन ड्रैगन का दम घुटने लगता है और वो कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पर इतने में अचानक योंगफै वो उस कॉर्प किंग से कहता है कि मेरा नाम डू हाओ है और मैं इंपीरियल क्लान के मिस्टिक रियलम से आया हूँ और मैं आज तुम्हें तुम्हारे सीक्रेट रियलम के अंदर बहुत ही बुरी मौत मारने के लिए आया हूँ ताकि मैं एविलनेस का खात्मा कर सकूं। आज तुम्हें मारने के बाद मैं पूरी तरह से कॉर्प ड्राइव सेक का नामो निशान मिटा दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी डिमोनिक सोर्ड बाहर निकालता है और कहता है कि मेरी ये हेवन डिफाइंग सोर्ड 7 हेवन डिफाइंग अटैक कर सकती है। इतना कहने के बाद वो उस सोर्ड के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है और डू हाओ की तरह ही उसकी डिवाइन टेक्निक को यूज करते हुए जैसे ही उस कॉर्प किंग पर हमला करता है तो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और एनर्जी हर जगह फैलने लगती है। ये देखते ही योंगफै उस ड्रैगन के साथ तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है और तरफ वो कॉर्प किंग इस धमाके की वजह से अपनी नींद से जाग गया होता है और योंगफै के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे योंगफै और वो ड्रैगन अपने आप को बचाते हुए वहां से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। और वो ड्रैगन कहता है ये कॉर्प किंग जरूर 7th रैंकिंग का है, यानी कि इसका पावर लेवल 7th हेवन लेवल है। और जैसे ही वो कॉर्प किंग उनका पीछा कर रहा होता है और उनके बिल्कुल करीब आ जाता है तो योंगफै उसी नाइफ का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेस रिफ्ट बनाकर फौरन से उसे एक और मिस्टिक रियलम के अंदर भेज देता है। यहाँ पे हमें डू फैमिली को दिखाया जाता है। डू फैमिली के एल्डर्स वो अभी भी योंगफै को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं और एक एल्डर कहता है कि अगर डू हाओ हार गया है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास अब भी डू फैमिली की ट्रू स्ट्रेंथ मौजूद है और उसके सामने वो लड़का योंगफै कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो ग्रेट होली लैंड की सारी फोर्सेस को अपने साथ मिला ले तो भी वो हमारे डू फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरा एल्डर भी कहता है कि हाँ वो लड़का वैसे भी एक धोबी के कुत्ते से ज्यादा अहमियत नहीं रखता, उसके पास बस थोड़ी सी रेपुटेशन आ गई है क्योंकि उसने काफी बैटल्स लड़ ली हैं और लोगों के सामने बहुत सारे लोगों को मारा है, मगर फिर भी वो हमारे इंपीरियल क्लान के साथ खुद को कंपेयर नहीं कर सकता। वो हमारे सामने बिल्कुल चूंटी की तरह है।
अगर वो वाकई में हम लोगों के साथ फाइट करना चाहता है तो उसे आने देते हैं और उसे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ शो करते हैं, जिसके बाद उसे लग पता जाएगा कि उसने किससे पंगा लिया है। मगर इतने में अचानक वहां पर एक स्पेस रिफ्ट ओपन हो जाती है और उस स्पेस रिफ्ट से वो डीमन फौरन से उस मिस्टिक रियलम में एंटर करता है और आते साथ ही बहुत ही जोर से धाड़ता है, जिससे वहां मौजूद सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं हमारे मिस्टिक रियलम का दरवाजा तोड़ने की आखिर किसने हिम्मत की। लगता है उन लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा इंपीरियल क्लान यहाँ का सबसे पावरफुल क्लान है। मगर उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं होती कि वहां पर जो डीमन आया है वो असल में एक कॉर्प किंग है। मगर उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि उन लोगों ने उस कॉर्प किंग को ये बता दिया था कि वो लोग इंपीरियल क्लान के लोग हैं और यही बात योंगफाई ने भी जाकर उसे बताई थी, जिसकी वजह से अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खोलता है, जिसके अंदर वो सारे के सारे लोग खींचना शुरू हो जाते हैं और वो एल्डर्स फौरन से अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेते हैं और उस एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। मगर जो बाकी डिसाइपल्स होते हैं वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं ठहर पाते और तेजी से खींचे चले जाते हैं, जिससे वो कॉर्प किंग उन लोगों को फौरन से जिंदा निगल लेता है। और ये देखकर वो एल्डर्स भी काफी सरप्राइज हो चुके होते हैं। मगर वो कॉर्प किंग उन एल्डर्स को मारने के लिए फौरन से यहाँ पर पावरफुल एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो एल्डर्स भी उसके सामने कम पानी लग रहे होते हैं। और यहाँ पर योंगफाई और वो ड्रैगन ये सब कुछ देखने के बाद ये बात अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि डू फैमिली का तो पत्ता साफ होने वाला है। मगर योंगफाई कहता है जरा डू फैमिली को और रोने दो, उन्हें पता चले कि आखिर उन लोगों ने किससे पंगा लिया है। मगर वो ड्रैगन कहता है मिस्टिक रियलम्स के बीच की लड़ाई ये काफी ज्यादा ब्रूटल होगी, क्योंकि मैंने स्पेशली जो कोऑर्डिनेट सेट किए नहीं हुई है। मगर जहां तक बात डू फैमिली की है तो इस लड़ाई के बाद उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है और मैं चाहता हूं कि अब तुम इस जगह से निकलकर वापस से अपनी टेरिटरी की तरफ चले जाओ। ये सुनने के बाद योंगफाई कहता है कि अब मुझे भी लगता है कि मुझे एक लंबे टाइम के बाद वापस से ईस्टर्न लैंड में जाना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर अब काफी कुछ बदलने वाला है। ये सुनकर युआन ड्रैगन काफी जोश में आ जाता है और वो कहता है कि चलो तो फिर देर किस बात की है, अभी चलते हैं। मगर यहाँ पर ईस्टर्न लैंड में हमें दिखाया जाता है पर्पल मेंशन का वो यंग मास्टर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और उसकी की पूरी आर्मी भी खत्म हो चुकी होती है। यहाँ पर हम उसके सामने एक और वॉरियर को देखते हैं। ये असल में लड़की होती है और हमने इसे पहले भी देखा था, ये क्योटेक वार सेक की ही लड़की थी जो कि 5th हेवन लेवल के पीक पे आ चुकी है और 6 रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो पर्पल हेवन मेंशन के डिसाइपल्स से कहती है कितनी बदकिस्मती की बात है कि तुम्हारा पर्पल हेवन सेक्ट वो कुछ भी नहीं कर पाया। मगर वो यंग मास्टर कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी हालत मरने की है और तुम फिर भी इतने एरोगेंट हो रहे हो, जबकि शुआन युआन फेंग की और बाकी के तुम्हारे सारे दोस्त वो भी मारे जा चुके हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सरेंडर कर दो। मगर वो यंग मास्टर कहता है पर्पल हेवन मेंशन का मास्टर होने के नाते मैं सरेंडर करने के बजाय डेथ को एक्सेप्ट करूंगा। ये बात वहां पे खड़ी हुई उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपनी सोर्ड के साथ एनर्जी जनरेट करते हुए उससे जैसे ही उस लड़के पर अटैक करती है तो वो एनर्जी सीधा उसकी बॉडी को हिट करते हुए उसकी दूसरी तरफ निकल जाती है, जिससे वो यंग मास्टर वहीं पर ही ढेर हो जाता है। अगले सीन में हम किसी और को भी देखते हैं जो कि उड़ते हुए सीधा ईस्टर्न लैंड की तरफ जा रहा था और अगले सीन में फिर हमें दोबारा से ईस्टर्न लैंड के शाओलिन टेंपल के उसी मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि योंगफाई का अच्छा दोस्त था और साथ में वो पर्पल हेवन सेक के मास्टर का भी दोस्त था। और जब उसे पता चल जाता है कि उन लोगों ने पर्पल हेवन सेक के यंग मास्टर को मार दिया है तो वो गुस्से में भड़क जाता है और क्योटेक वार सेक के एक डिसाइपल को पकड़कर उसे बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करता है और फिर कहता है कि तुम लोगों ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया, इसलिए तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये कहने के बाद वो अपनी उन बीट्स के जरिए जैसे ही उस बंदे पर अटैक करता है तो क्योटेक वारसेक का वो डिसाइपल वहीं पर ही उस धमाके के साथ खत्म हो जाता है और वो मॉन्क उसके ऊपर वो पानी फेंकते हुए कहता है कि तुम सिर्फ पहले बंदे हो, अभी तो मैंने क्योटेक वारसेक के और भी बहुत सारे लोगों को मारना है। इतना कहने के बाद वो इस जर्नी पर निकल पड़ता है और अपने सामने आने वाले क्योटेक वारसेक के डिसाइपल्स को मारता जा रहा होता है और न जाने कितने ही लोगों का सफाया कर देता है।
अगले सीन में हमें मैंगलियार को दिखाया जाता है। वो जंगल के बीच मौजूद होती है और डू फैमिली के कुछ सोल्जर्स उस पे हमला करते हैं, तो वो अपनी सोट के साथ उन्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर देती है। मगर वहां पर एक और डू फैमिली का वॉरियर आता है और वो मैंगलियार से कहता है कि तुम इतने ज्यादा नखरे क्यों कर रही हो, आज या कल वैसे भी तुम हमारे डू फैमिली के हाथ लग ही जाओगी। इससे पहले कि डू हाओ वो खुद से तुम्हें पकड़ने के लिए आए, उससे बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ ही चले आओ। मैं तुम्हें डू हाओ से भी ज्यादा खुश रखूंगा और हम दोनों डू फैमिली के सबसे अच्छे कपल्स बनेंगे। ये बातें सुनने के बाद उस लड़की को दोबारा से वही पुरानी मेमोरीज याद आती हैं जो कि उसने योंगफे के साथ बनाई थी, और वो मेमोरीज इतनी ज्यादा उसे तकलीफ देती हैं कि वो लड़की गुस्से में भड़क जाती है और योंगफे का सारा गुस्सा वो उस लड़के के ऊपर निकालने के लिए अपनी सोट के साथ उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। मगर अगले सीन में हमें एक और वॉरियर को दिखाया जाता है। ये योंगफे का 10,000 साल पहले वाला दुश्मन है और वो एक वॉरियर को मारते हुए कहता है, तुम लोग खुद को डिस्ट्रक्शन सेक्ट कहते हो, कितनी शर्म की बात है। मगर जब योंगफे वो वहां से गुजर रहा होता है तो अचानक से उसे सेम उसी वॉरियर की फीलिंग्स आने लगती हैं और वो कहता है कि ये फीलिंग्स को जानी पहचानी लग रही हैं। क्या वहां पर डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन है? ये और हमें दोबारा से एपिसोड यहीं योंगफे पे को ही दिखाया है। जाता है जो कि अपने ड्रैगन युआन लोंग के साथ तेजी से कहीं जा रहा होता है और हमें यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि युआन लोंग वो हमेशा की तरह अपनी बेसुरी आवाज में बहुत ही जोर जोर से गाना गा रहा था और उसके गाने की वजह से योंगफे काफी ज्यादा तंग आ चुका था और उसे अब गुस्सा आने लगा था। वो फौरन से युआन लोंग से कहता है कि क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं, जिस पर युआन लोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही तो गुनगुना रहा हूँ ताकि तुम्हारा हौसला बढ़े, इससे तुम्हारे अंदर जोश पैदा होगा और तुम्हारे अंदर नई एनर्जी आएगी। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम उस डोंगफेंग चेनमिंग को ढूंढ क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी उसके साथ कोई दुश्मनी है? मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे इतना दूर उसके पास यहाँ पर लेकर आए हो। इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होनी ही चाहिए। तो योंगफे उसे बताता है कि डोंगफिंग चेंगमेंग वो मेरा बहुत ही पुराना दुश्मन है। ये सुनकर वो ड्रैगन कहता है कि ओ अच्छा, अब मुझे समझ में आया। मैं इतनी देर से नोट कर रहा था कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हो। तुम असल में अपने उस दुश्मन से बदला लेना चाहते थे। इतना कहने के बाद अचानक से उन लोगों को नीचे मौजूद लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग फौरन से नीचे की तरफ चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नीचे क्योटिक वार सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल्स नीचे पड़े हुए होते हैं और उसके अलावा वहाँ पर एक मॉन्क मौजूद होता है। ये वही यंग मॉन्क था जिसने क्योटिक वार सेक्ट के पहले भी बहुत सारे लोगों को मारा था और ये अब भी कंटिन्यूसली उन्हें मारता जा रहा था, मगर अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो खुद अब लड़ने के काबिल नहीं रहा था। और वो मॉन्क अपने बारे में कहता है कि पता नहीं मैं खुद को कितनी ज्यादा देर तक होल्ड कर पाऊंगा। ये कहने के बाद वो दोबारा से थोड़ी सी वाइन पीता है और अपनी बॉडी में थोड़ी सी जान डालता है और उन लोगों से कहता है कि अगर उस फीमेल डीमन गर्ल ने मुझे चोट ना पहुंचाई होती, मैं इंजर्ड ना होता, तो मैं तुम सब लोगों की छुट्टी कर देता। तुम सब लोगों की कोई औकात ही नहीं कि मेरे सामने इस तरह एरोगेट हो सको। मगर यहाँ मौजूद एक वॉरियर कहता है कि इसकी बकवास क्या सुन रहे हो, चलो इसे खत्म कर देते हैं। ये कहने के बाद वो सारे के सारे एक साथ ही उस मॉन्क को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है कि इससे पहले कि वो लोग उस मॉन्क पे हमला करते, अचानक से एक रेड फ्लेमिंग सोड आती है और वो उन वॉरियर से टकराते हुए उन्हें बुरी तरह से घायल कर देती है और एक एक बंदा उस सोड से टकरा कर रास्ते से हटता जा रहा होता है और कुछ ही देर के अंदर वो सोड उन सभी को ठिकाने लगा देती है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर योंगफे वो फौरन से वापस आ जाता है और वो सोड भी असल में उसी की सोड थी। तो योंगफे को यहाँ पर देखकर वो मॉन्क उससे कहता है कि ब्रदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी हेल्प की। और योंगफे उससे कहता है मैंने वांग हुई के बारे में सब कुछ सुन लिया है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत अफसोस है। ये कहने के बाद वो उस मॉन्क के कंधे पर जाकर हाथ रखता है और उसे थोड़ा सा दिलासा देता है। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जगह पूरी तरह से फ्रीज होना शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा आइस होती है कि वो हर एक चीज को पूरी तरह से जमा कर उनकी कुल्फी बना देती है। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी जो नीचे पड़ी हुई थी वो भी पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी। यहाँ पर हमें डोंगफेंग चेनमिंग को आते हुए दिखाया जाता है। वो योंगफे से कहता है कि फाइनली ये तुम हो, तो तुम मुझे मिल ही गए।
चेनमिंग जब उसे देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए फौरन से तैयार हो जाता है और उसका आइस ऑरा वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका होता है, जिससे वो पूरी जमीन पर बड़े बड़े आइस स्टोन्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये देखते ही योंगफे अपने दोस्तों से कहता है कि तुम दोनों फौरन से यहाँ से पीछे हट जाओ। ये सुनते ही वो लोग वहाँ से हट जाते हैं और चेनमिंग योंगफे को चारों तरफ से उन आइस स्टोन्स के साथ कवर कर लेता है ताकि वो कहीं से भाग न सके। मगर योंगफे खुद उसे यहाँ पे ढूंढते हुए आया था तो भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर चेनमिंग उससे कहता है 10,000 साल गुजर चुके हैं, तुमने खुद को काफी ज्यादा ग्रो कर लिया होगा और लग भी रहा है कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। उसे 10,000 साल पहले वाला योंगफे दिखाई दे रहा था और उसके साथ वो आज वाले योंगफे को भी देख पा रहा था कि दोनों में कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। मगर योंगफे उससे कहता है मुझे यकीन नहीं आता कि तुम 10,000 साल के बाद आखिरकार दोबारा मेरे पास आ ही गए। मगर डोंगफेंग उससे कहता है कि तुम मरकर दोबारा जिंदा हुए हो और उसके बावजूद भी तुम्हें बिल्कुल पहले वाला फेस मिला है। ये देखकर मेरा खून तो और भी ज्यादा जोश मार रहा है। शायद ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ था कि 10,000 साल गुजरने के बाद भी हम दोनों ने एक साथ दोबारा फाइट करनी ही थी। तो योंगफे से कहता है कि मैं भी तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और मेरे भी इरादे बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि तुम्हारे हैं। मगर उससे पहले मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब दो, आखिर 10,000 साल पहले क्या हुआ था? तो चेनमिंग कहता है कि तुम और मैं 10,000 साल पहले एक साथ ही मर चुके थे, तो इसलिए अब इस सवाल के पूछने का कोई तुक नहीं बनता है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ना ही मैं वो सब कुछ दोबारा याद करना चाहता हूँ। मगर योंगफे कहता है कि मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है वहाँ, क्योंकि मेरे अंदर भी सेम वैसी ही फीलिंग्स हैं जैसे कि तुम्हारे अंदर है। मैं 10,000 साल के बाद जब अपनी कब्र से बाहर निकला था तो सब कुछ बदल चुका था। 10,000 साल गुजर गए थे और मुझे बस अपनी पुरानी मेमोरीज कुछ हद तक याद थी। मुझे बताओ कि अगर मुझे मेरा पास्ट सही से याद होगा ही नहीं तो तुम मेरे साथ एक फेयर बैटल कैसे लड़ोगे? अगर चेनमिंग उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, तो योंगफे उससे कहता है कि मुझे बताओ आखिर तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हुए हो? क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुनने के लिए आए हो? तो चेनमिंग फाइनली उसे बताना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं नॉर्दर्न आइस केव के अंदर चला गया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे फादर को फोर्स करूं ताकि वो मुझसे बदला ले। मैं कम से कम भी उस गुफा के अंदर 7 साल तक मौजूद था। मगर जब मैं 7 साल के बाद उस जगह से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आसमान बीच में से कट चुका है और हर एक चीज नीचे आ रही है, यहाँ तक कि गॉड्स और डीमंस वो ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आ रहे हैं। यही वजह है कि उस लड़ाई की वजह से पूरा का पूरा ईस्टर्न लैंड ही कांप उठा था, यहाँ तक कि समंदर में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ गई थी कि पूरा का पूरा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट वो एक सुनामी में बदल गया था। वो दिन था जब मैंने गॉड्स और डीमंस को खुद अपनी आंखों से वहां मरते हुए देखा था। वो सब के सब एक साथ ही नीचे आकर गिरे थे और मैं भी उन लोगों के साथ साथ उसी आइस वैली में ही दफन हो गया था। यहाँ तक कि मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स, यहाँ तक कि मेरी लवर जिसे मैं बचपन से ही प्यार करता था, सब कुछ एक बार में ही मेरे हाथों से निकल गया। यानी कि कोई भी जिंदा नहीं बचा, सब लोग उस तूफान में खत्म हो गए। यहाँ तक कि मैं अपने जूनियर सिस्टर तक को भी नहीं बचाया। सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया और मैं बिल्कुल तन्हा और अकेला रह गया था। और आज भी देखो, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल अकेला खड़ा हूँ और मैंने अपना सब कुछ गवा दिया है। ये सब कुछ याद करना मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाता है। मुझे ये सब याद करके ही अपने आप से नफरत होने लगती है। ये सुनकर योंगफे उससे कहता है कि ये दुनिया पूरी तरह से अब बदल चुकी है। पहले के लोग वो इस दुनिया पर आए तो थे, मगर एक साथ ही सबके सब खत्म कर दिए गए और हम दोनों ही इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करना चाहते हैं। हम दोनों जानना चाहते हैं कि आखिर उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से गॉड्स और डीमंस के बीच में इतनी बड़ी जंग हुई कि उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो चेनमिंग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हम लोग एक दिन सच्चाई के बारे में जान जाएंगे, मगर उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा और जब मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा तो मैं तुम्हारी याद में पेपर करेंसी पूरे शहर में फेंकवाऊंगा। इसलिए अब चलो
चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम मरना डिजर्व करते हो। ये कहने के बाद योंगफे भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और दोनों ही अपने ओरा के जरिए अपने आप को पूरी तरह से एनर्जी से चार्ज कर लेते हैं और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे। मगर इतने में अचानक योंगफे को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो पीछे पलटकर देखता है। इतने में चेनमिंग को भी पता चल जाता है कि कोई उस डायरेक्शन की तरफ आ रहा है और उसे लगा कि शायद वो योंगफे का कोई दोस्त होगा, इसीलिए वो योंगफे पर इतनी जोरदार स्प्लैश अटैक करता है कि सामने से फिर योंगफे को भी पलटवार करते हुए एक स्प्लैश अटैक रिलीज करना पड़ता है, जिससे वो अटैक्स वहीं पर ही टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इतने में हम लोगों को वहां पर वही लड़की रूलान आते हुए दिखाई देती है, जो कि असल में क्योटेक वारसेक की काफी पावरफुल डिसाइपल होती है और वो आते हुए कहती है कि चलो अच्छा है कि तुम सारे के सारे यहीं पर एक जगह मौजूद हो, इससे कम से कम मेरा टाइम बच जाएगा और तुम लोगों को ढूंढने के लिए मुझे यहाँ वहाँ भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे वहाँ पर देखते ही वो मोंग बिल्कुल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यही वो डीमन गर्ल है जिसने मेरे ब्रदर वांग हुई की जान ली थी, मैं इसकी जान लेकर उसका बदला लूंगा। मगर योंगफे उसे समझाता है कि अभी तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो, इसलिए फिलहाल थोड़ी देर आराम करो और उससे लड़ने की कोई जल्दबाजी मत करना। ये बात सुनकर रूलान भी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और बंदे की भी एंट्री होती है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि डू हाओ होता है, जो कि पूरी तरह से अपने आप को एक डीमन में ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है। वो योंगफे से आते हुए कहता है कि ये दुनिया अब तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि तुम चाहे कहीं पे भी चले जाओ हम लोग तुम्हें हर जगह ढूंढ लेंगे और कुत्ते की मौत मारेंगे। जबकि योंगफे यहाँ पर फील करता है कि इसकी एनर्जी टोटली डिफरेंट हो चुकी है, शायद इसने किसी हेवन डीमन आर्ट का यूज किया है। और यहाँ पर हमें फिर मैंगलियर को भी आते हुए दिखाया जाता है, जो जिसे देखते ही योंगफे भी काफी सरप्राइज होता है कि ये भी यहाँ पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि मेरे सारे दुश्मन एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये लड़की अब मुझसे पहले से भी ज्यादा नफरत करती होगी। मगर यहाँ पर जुआन लोंग ड्रैगन जब उसे देखता है तो वो फिर से उस पर लाइन मारते हुए कहता है कि सुनो सुंदरी, कहाँ थी तुम? क्या तुम मुझे भूल गई हो? उम्मीद है कि मैं भी तुम्हें याद होऊंगा। ये सुनकर योंगफे फौरन से उसका मुंह बंद करवाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लड़की पहले से ही गुस्से में पागल हो चुकी होगी और ऊपर से ये उसे और पर से ये उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। वो ड्रैगन से कहता है कि मैं तुमसे 100 बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा मत करो, मगर जुआन लोंग कहता है तुमने सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट की है और तुम इसे 100 बार काउंट कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि ये कमीना ड्रैगन यहाँ पे आ गया है, इससे तुम्हें अपना पुराना हिसाब चुकता करके रहूंगी। आज ये ड्रैगन तो मरेगा ही मरेगा, मगर इसके साथ साथ योंगफे भी कुत्ते की मौत मरेगा। उसे इस तरह देखकर रूलान कहती है लगता है कि शायद इस लड़के ने पहले से ही किसी लड़की का दिल दुखाया हुआ है और इस लड़के की बदकिस्मती ये है कि इस लड़की के पास भी जेड लोटस प्लेटफॉर्म मौजूद है। जबकि यहाँ पर डू हाओ वो चेनविंग से कह रहा होता है कि अगर तुम योंगफे के दुश्मन हो तो फिर तुम हमारे साथ हाथ मिला लो, हम लोग एक साथ मिलकर इसकी बैंड बजा कर रख देंगे। मगर चेनविंग कहता है तुम्हारे साथ ज्वाइनिंग कर लूं? क्या तुम लोग इस लायक हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूं? यहाँ पर डू हाओ की मुंह पर बेइज्जती हो जाती, मगर इसके बावजूद भी वो बेशर्मों की तरह बाकी लोगों से कहता है कोई बात नहीं, हम 3 लोग भी काफी है इसे मारने के लिए। ये कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिस पर चेनविंग कहता है कि तुम किस पर हंस रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह हंसने की? ये सुनकर डू हाओ वो भी हैरान हो जाता है कि इसे क्या हुआ है। जबकि यहाँ पर योंगफे उससे कहता है कि चेनमिंग ये बंदा मेरा हारा हुआ अपोनेंट है, अगर तुम चाहो तो तुम इन तीनों में से किसी भी एक के साथ फाइट कर सकते हो और उसे हरा सकते हो। उम्मीद है कि तुम इन तीनों के साथ फाइट करने में मेरा साथ दोगे। ये सुनकर चेनमिंग कहता है मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। मगर तुम्हारी बात भी ठीक है, इन लोगों के साथ लड़ते हुए तुम वैसे ही इंजर्ड हो जाओगे और तुम्हारी कल्टीवेशन भी हाफ हो जाएगी, तो तुम्हें उस वक्त मारने में मजा नहीं आएगा। जहाँ तक बात इस लाल बालों वाले शैतान की है तो इसे मैं खुद देखता हूँ, यूं समझ लो कि ये मैं तुम पर एक एहसान कर रहा हूँ।
डुहाओ कहता है कि मैं भी काफी देर से तुम्हारी बकवास सुनकर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, पर अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक तो तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो और ऊपर से मेरे खिलाफ इतनी सारी बातें भी कर रहे हो। लगता है कि तुमने मुझे हल्के में ले रखा है। ये कहने के साथ डुहाओ जैसे ही उस पर अपने वेपन से वार करने वाला होता है तो यहाँ पर डोंगफेंग चेंगमिंग वो फौरन से अपनी सोट बाहर निकालता है और उसके अटैक को अपनी सोट के साथ काउंटर करता है। दोनों के अटैक जैसे टकराते हैं तो उनका एनर्जी प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे सारे वॉरियर फौरन से पीछे हट जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि डोंगफेंग ने डुहाओ के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है और वो कहता है कि बस तुम इतनी सी स्ट्रेंथ के साथ इतने एरोगेंट हो रहे थे। ये कहते हुए वो उसे अपनी एनर्जी से पुश करते हुए पीछे धकेल देता है, जिसके बाद डुहाओ वो फौरन से अपनी सोट जनरेट करता है। तो इतने में चेनमिंग उस पर आकर टूट पड़ता है और एक के बाद एक सोट अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी पावर देखकर यहाँ पर डुहाओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका होता है कि ये बंदा अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा मर्तबा यूज करने के बाद भी उसे दोबारा से इतना जल्दी रिकवर कैसे कर पा रहा है। मगर हम देखते हैं यहाँ पर चेनमिंग वो फौरन से अपनी सोट के साथ एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है जो कि सीधा जाकर डुहाओ को हिट कर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि चेनमिंग यहाँ पर अपनी एनर्जी पूरी तरह से उस सोट के अंदर चार्ज करता है और इतना पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज करता है कि वो सीधा डुहाओ की तरफ जा रहा होता है और डुहाओ उसे देखकर काफी सरप्राइज होता है कि ये तो डिस्ट्रक्शन डाओ अटैक है। और योंगफाई को भी इस टेक्निक का पता चल जाता है कि ये हजारों साल पुरानी डाओ ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक है। आज से 10,000 साल पहले डोंगफेंग शांटियान ने इस अटैक को यूज किया था, जिसने यूशियन की पूरी लाइफ फोर्स को ही खत्म कर दिया था। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डोंगफेंग चेंगमिंग वो फौरन से उसी एनर्जी से फौरन वहां पर एक स्पिरिचुअल बर्ड क्रिएट कर लेता है और वो बर्ड साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसका वो स्पिरिट बर्ड फौरन से डुहाओ पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है और उसे अपना शिकार करना चाहता था। मगर डुहाओ वो कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं था, वो यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक रिलीज करते हुए उस बर्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। उसका ये अटैक देखने के बाद यहाँ पर चेनमिंग को भी एक हल्का सा झटका लगा था। वो कहता है कि ये तो 7 डीमन ब्लेड यानी कि उसका अपग्रेडेड वर्जन 7 हेवन स्लैंग टेक्निक थी। तुमने इसे कैसे यूज किया है? ये तो चेन फैमिली की टेक्निक है। मगर योंगफे उसे बताता है कि ये हमारी चेन फैमिली का मेंबर नहीं, असल में मेरे फादर ने हमारी चेन फैमिली की लाइनेज वो अपने सर्वेंट्स को ट्रांसफर की थी और इन लोगों ने वो सारी टेक्निक्स अच्छी तरह से मास्टर कर रखी है। मगर चेनमिंग कहता है अगर इसके पास हेवन डिफाइंग टेक्निक है तो क्या हुआ, जबकि यहाँ पर रुवोलान कहती है वैसे भी ये फाइट अब शुरू हो ही चुकी है तो फिर मैं यहाँ अकेले खड़े होकर तमाशा नहीं देखने वाली। वो योंगफे से कहती है कि उम्मीद है कि तुम काफी पावरफुल होगे, कम से कम इतने ताकतवर तो होगे कि मेरे अटैक को झेल पाओगे, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए एक बड़े से पत्थर जैसी चीज की जरूरत है। मगर योंगफे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहती हो मोहतरमा, कहीं तुम्हें ये बड़े बॉल भारी ना पड़ जाए। इतना कहने की देर थी कि रुवोलान उसकी तरफ झपटने की कोशिश करती है तो बीच में जुआन लोंग कहता है बस अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो बीच में एक जोरदार धमाका करके हर जगह स्मोक फैला देता है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। मगर योंगफे उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, उस लड़की को चुराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, उसने मुझे ललकारा है तो मैं उसके साथ फाइट करूंगा। मगर जुआन लोंग कहता है कि सुनो ब्यूटीफुल गर्ल, ग्रैंडपा लोंग ने अपनी एनर्जी को काफी हद तक रिकवर कर लिया है और तुम उसके साथ अब अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हो। उसकी बातें सुनते ही रुवोलान गुस्से में भड़क जाती है और अपनी सोर्ड तेजी से उसकी तरफ थ्रो कर देती है। वो सोर्ड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो हवा को भी चीरते हुए बीच में से जा रही होती है, जबकि वो जैसे ही युआन लोंग से टकराती है तो उनके बीच में एक जोरदार धमाका होता है और हर जगह एनर्जी फैलती है। मगर उस ड्रैगन को कोई ज्यादा चोट नहीं लगी थी, उल्टा वो और भी ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि तुमने अपने दद्दू पे अटैक किया है, तुम्हें मैं आज से ये कर्ज दे रहा हूँ कि तुम आगे चलकर उस गंजे से शादी करोगी। इस तरह का कर्ज मिलने पर तो रुवोलान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके बदन में आग सी लग जाती है और वो फौरन से अपनी फुल पावर को यूज करने के मूड में आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो फौरन से यहाँ पर मेंगलियार की तरह का ही एक जेड लोटस समन कर लेती है। उस लोटस को देखते ही योंगफे कहता है कि ये जेड लोटस फ्लावर और जेड लोटस प्लेटफॉर्म दोनों ही टॉप लेवल के ट्रेजर्स हैं, यानी कि दोनों ट्रेजर्स को सेम जेड डिवाइन से बनाया गया है। और मेंगलियार भी उस फ्लावर को गौर से देख रही होती है, शायद उसकी नजर उस फ्लावर पर थी, शायद वो उसे चुराना चाहती है। मगर
यहाँ पर वो दद्दू कह रहा होता है कि अगर मेंगलियार वो ट्रेजर चुरा लेती है तो वो उसे अपने फ्लावर जेड लोटस के साथ मर्ज करने की कोशिश करेगी, जिससे उसकी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो लेजेंडरी कमान के बराबर आ पहुंचेगी और वो उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने के लिए फौरन से अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें रूलान को दिखाया जाता है। वो फौरन से उसी लोटस के अंदर से एक विप बाहर निकालती है। वो विप काफी ज्यादा लचीला और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत और पावरफुल भी होता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और वो उसी विप के जरिए उस ड्रैगन को मारना शुरू कर देती है। ये देखकर योंगफे कहता है कि उस ड्रैगन ने खामखा में ही इस लड़की से पंगा ले लिया है, जबकि ये लड़की खुद को टाउस कल्टीवेटर कहती है, मगर उसने अभी तक टाउ हार्ट को तो कल्टीवेट किया ही नहीं है। जबकि रूलान अभी भी उसी विप के जरिए उस ड्रैगन को मारती जा रही होती है, जिससे युआन लोंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और रूलान रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में जैसे ही रूलान उस विप की पावर को बढ़ाते हुए उससे एक पावरफुल अटैक करने की तैयारी करती है, तो ये देखते ही युआन लोंग फौरन से वहां से दूर हटने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उस विप के जरिए उसे पकड़ लेती है और युआन लोंग चाहकर भी वहां से दूर नहीं भाग पाता और वो लड़की उस विप के जरिए उसे आहिस्ता आहिस्ता खींचकर वापस नीचे की तरफ ला रही होती है। जैसे ही युआन लोंग थोड़ा सा करीब आता है तो वो दोबारा से उसी विप को उसके मुंह पर मारना शुरू कर देती है, जिससे युआन लोंग भी दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है और वो लड़की उसे फिर पकड़कर बहुत ही जोर से खींचते हुए जमीन पर दे मारती है, जिस पर योंगफे को लगा कि शायद अब उसकी हड्डी पसली टूट गई होगी, मगर वो दद्दू कहता है ये इमारत पुरानी जरूर है मगर इसकी बुनियाद काफी मजबूत है। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रूलान वो अभी भी बिल्कुल गुस्से में पागल हो चुकी होती है और उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उस ड्रैगन की हड्डी पसली तोड़कर ही दम लेने वाली थी, जिसके बाद वो उसे फौरन से अपने लोटस के अंदर चारों तरफ से लॉक करना शुरू कर देती है ताकि वो उसे एक जगह फंसाकर बुरी तरह मारे। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लॉक होता है और वो लड़की ऊपर से थंडर लाइटनिंग गिराने की कोशिश करती है तो युआन लोंग अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है, जिससे वो खुद को बहुत ही आसानी से उन अटैक से बचाता है और फिर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं इतना कमजोर हूं। जबकि वो लड़की यहाँ पर उस लोटस का एक लीफ लेकर एक बहुत ही पावरफुल टोर्नेडो टेक्निक यूज करती है, जिससे वो उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है। मगर यहाँ पर युआन लोंग ड्रैगन कहता है चलो तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कैसे यूज की जाती है। ये कहते हुए वो फौरन से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी वो एक ड्रैगन बॉडी से एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और योंगफे कहता है कि ये भला कब से इस तरह की टेक्निक को जान गया, क्या ये वाकई में एक ट्रू वॉरियर में कन्वर्ट होने वाला है। मगर हमें दिखाया जाता है युआन लोंग ड्रैगन सिर्फ अपनी गर्दन तक ही ह्यूमन फॉर्म में आता है और ऊपर का हिस्सा वही ड्रैगन वाला रह जाता है, जिस पर योंगफे को भी एक जोर का झटका लगता है और वो कहता है कि इस पागल ने अभी भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीटली नहीं सीखा है। मगर युआन लोंग ड्रैगन वो तो अपनी खूबसूरती पर इतना इतरा रहा होता है कि जिसे उससे ज्यादा खूबसूरत ड्रैगन तो इस दुनिया में कभी पैदा भी नहीं हुआ होगा। वो सब लोगों से कहता है मैं जानता हूँ तुम लोग मेरी खूबसूरती नहीं दी तो मैं क्या करूं, पर अगर मेरे पास मेरी पहले वाली खूबसूरती वापस आ जाए तो यकीन जानो दुनिया की सारी लड़कियां मेरे लिए पागल हो जाएंगी। ये कहने के साथ वो फौरन से अपने दोनों हाथों से एक वेपन क्रिएट करता है जिसे हम लोग नानचप्पू कहते हैं और युआन लोंग ड्रैगन उस नानचक्कू के साथ कहता है कि चलो तो आओ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि रियल स्किल्स क्या होते हैं। मेरे पास जो ये ट्रेजर है ये हेवन एंड अर्थ का नंबर 1 सुप्रीम ट्रेजर है। तुम लोगों ने आज से पहले कभी भी इस तरह का ट्रेजर देखा तक नहीं होगा, मगर तुम्हारे ग्रैंडपा के पास ये सारी चीजें मौजूद हैं और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो इस वेपन के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। रूलान जब ये देखती है तो वो कहती है कि ये तो ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन फुट है जिसे ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन के फुटप्रिंट के साथ फोर्क किया गया था और मेंगलियार भी उसे देखते ही कहती है कि ये एक डाउ लेवल का ट्रेजर है, मुझे इसे हर हाल में हासिल करना होगा। जबकि यहाँ पर चेनमिंग वो डुआहो पर अटैक करते हुए कहता है कि ज्यादा लालच मत करो, यहाँ पर तुम्हारी अपनी जान खतरे में है इसलिए पहले अपनी जान बचाने पर फोकस करो। मगर यहाँ युआन लोंग उस लड़की से कहता है कि चलो आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्किल्स क्या होते हैं, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, आ जाओ ग्रैंडपा तुम्हें पप्पी देगा। मगर रूलान कहती है ये ट्रेजर सच में बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसे मारकर मैं ये आसानी से हासिल कर सकती हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही आगे बढ़ने लगे सुनकर वो ड्रैगन कहता है तुम तो बड़ी बेशर्म हो, तुम तो ग्रैंडपा पर अटैक करने के लिए आ गई। मगर युआन लोंग ड्रैगन उस विप के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उस लड़की के साथ क्लॉज
क्लॉस कॉम्बैट में उसे हराने की पूरी कोशिश करता है और उसका नानचप्पू वो हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक भी कर रहा था। इसे लग रहा था कि जैसे युआन लोंग ड्रैगन के अंदर ब्रूस ली की सोल आ गई है, क्योंकि वो सेम टू सेम ब्रूस ली की तरह ही आवाजें भी निकाल रहा होता है। और दूसरी तरफ रुवोलान उस पर विप मार मार कर थक गई होती है, जबकि मेंगलियार कहती है ये ट्रेजर अगर हम लोगों ने इससे न छीना तो ये अल्टीमेटली योंगफे के पास जा पहुंचेगा और योंगफे इसके जरिए एक अल्टीमेट आर्मर बना लेगा। ये कहने के बाद वो उन लोगों की तरफ देखती है तो योंगफे देखता है वो लड़की फौरन से उस ड्रैगन की तरफ जा रही है, जिस पर वो समझ जाता है कि मुझे लगा ही था कि ये लड़की कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगी। जबकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि युआन लोंग ने रुवोलान को अपने स्किल्स के दम पर पीछे धकेल दिया होता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था, मगर इतने में मेंगलियर पीछे से आती है और वो आते साथ ही उस युआन लोंग ड्रैगन पर एक बार में ही बहुत सारी सोर्स एक साथ ही थ्रो कर देती है। ये देखकर युआन लोंग कहता है कि चलो आ जाओ, ग्रैंडपा तुम्हें ये टेक्निक यूज करना सिखाता है। ये कहने के साथ वो वहां पर एक पोर्टल की तरह का आर्मर बनाकर उन सारे के सारे अटैक्स को वहीं पे ही रोक लेता है। और रुवोलान वो मेंगलियर से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ट्रेजर छीनने की। इतना कहने के बाद वो यहाँ पर अपनी फाइनल टेक्निक को यूज करने के लिए अपनी टेक्निक जैसे ही स्टार्ट करती है तो दूसरी तरफ से युआन लोंग वो अब भी मेंगलियर के साथ फाइट कर रहा होता है और उसे पता भी नहीं था कि यहाँ पर रुवोलान उस पर अटैक करने के लिए क्या करने वाली है। मगर योंगफे उसे दूर से देखता है तो वो फौरन से उस मॉन्क से कहता है कि ब्रदर तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो, इसलिए तुम फाइट नहीं कर पाओगे, बेहतर यही है कि तुम फौरन से यहाँ से दूर चले जाओ। ये सुनते ही वो मॉन्क वहां से फौरन से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है चेनमिंग वो डुओ हाओ को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है और उसकी स्ट्रेंथ इतनी लाजवाब होती है कि डुओ हाओ चाहकर भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था कि वो उस ट्रेजर को किसी तरह हासिल करे, मगर यहाँ पर उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। वो किसी तरह चेनमिंग से जान छुड़ाना चाहता था और यहाँ पर वो दद्दू तो अकेला ही उन दो लड़कियों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे ही यहाँ पर वो मेंगलियर को पीछे धकेलता है तो दूसरी तरफ से मेंगलियर भी उस पर पलटवार करती है और फिर से वही सोर्ड तेजी से थ्रो करती है, जिस पर युआन लोंग उनसे कहता है तुम दोनों लड़कियों में मार्शल एथिक्स बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग जानबूझकर मुझे फोर्स कर रहे हो ताकि मैं अपना अल्टीमेट वेपन यूज करूं। मगर यहाँ पर रुवोलान अपनी एनर्जी पूरी तरह से चार्ज कर चुकी होती है और वो अपना फाइनल अटैक करने के लिए भी तैयार थी। जैसे ही वो उस एनर्जी को रिलीज करती है तो युआन लोंग ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाता है और वो देखता है कि उन दोनों लड़कियों ने एक साथ ही उस पे अटैक कर दिया है। तो वो फौरन से योंगफे से कहता है कि प्लीज मेरी आकर जान बचाओ। उसे लगा कि शायद आज उसका आखिरी दिन है और वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है, मगर अचानक से योंगफे आ जाता है और वो एक जोरदार स्लैश अटैक करते ही उन दोनों के दोनों अटैक्स को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इस ब्लास्ट से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो दोनों की दोनों लड़कियां उस धमाके की वजह से काफी दूर आकर गिरी थी और उन दोनों को ही अंदाजा हो जाता है कि योंगफे की पावर वो कितनी खतरनाक है। मगर यहाँ पर योंगफे उन दोनों से कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत खेल खेल लिए, लगता है तुम लोग शायद भूल गए हो कि यहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफे के सारे दुश्मन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो सब लोग एक साथ मिलकर उसे मारना चाहते थे, मगर उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि डोंगफेंग चेनमिंग वो उनका साथ देने से इनकार कर देता है। उल्टा वो योंगफे को एक फेवर देने के लिए उसके एक दुश्मन को अपने हाथों से मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिस पर योंगफे उसे कहता है कि ठीक है बाकी दो को मैं खुद निपटा लूंगा। मगर यहाँ पर वो युआन ड्रैगन फौरन से एक ह्यूमन शेप लेने लगता है, मगर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बीच में ही रुक जाती है और वो हाफ ह्यूमन और हाफ ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और अपना एक डाउ आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां उससे वो ट्रेजर छीनने के लिए उस पर बार बार वार किए जा रही होती है। मगर उसके बावजूद भी वो युआन ड्रैगन इतना पावरफुल और इतना स्किलफुल होता है कि वो दोनों को आराम से हैंडल कर रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां एक साथ मिलकर ही एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती हैं। तो उस अटैक से बचने के लिए योंगफे फौरन से उस ड्रैगन के सामने आकर उस अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो युआन ड्रैगन को बचा लेता है। मगर साथ में वो मेंगलियर से कहता है कि मेंग हमारी दोस्ती की खातिर इस ड्रैगन को छोड़ दो, तुम जानते भी हो ना कि हमारे बीच में कितने अच्छे रिलेशंस थे। ये सुनकर मेंगलियर गुस्से में भड़क जाती है और कहती है हमारे बीच दोस्ती? किस तरह की दोस्ती, मुझे बताओ तो सही कि हमारे बीच क्या रिलेशन है। ये सुनते ही रुवोलान कहती है ओह अच्छा तो ऐसी बात है, और यहाँ पर वो दद्दू भी हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा बच्चे तो तुमने बात यहाँ तक पहुँचा दी है। मगर यहाँ पर उस ड्रैगन के भी दिल में गुदगुदी होने लगती है और वो कहता है कि
चलो मैं देखता हूँ इस लड़की को। वो फौरन से मेंगलियर की तरफ चला जाता है और कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है और मेरा ट्रेजर चाहिए तो आ जाओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये सुनते ही मेंगलियर गुस्से में अपना जेड लोटस प्लेटफॉर्म बाहर निकालती है और फौरन से उसके पीछे चले जाती है और रूलान कहती है तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है, वो ट्रेजर में तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी लगने नहीं दूंगी। ये कहते ही वो भी फौरन से अपने उसी फ्लावर लोटस के साथ उनका पीछा करने लगती है। तो यहाँ पर योंग फाई वो अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा होता है और ली रूलान को रोकने के लिए उस पर एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है, मगर इस अटैक से रूलान वो बाल बाल बच जाती है और योंग फाई उसे कहता है कि तुम्हारा क्यूटेक वार सेक्ट वो बार बार मेरे गुस्से से बच जाता है, मगर इस मर्तबा मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। आज मैं तुम्हें मारकर सारा हिसाब किताब चुकता करने वाला हूँ। ये सुनते ही रूलान कहती है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूंगी। मगर योंग फाई उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मेरी विश तो 7 डिफाइंग हेवन ब्लेड्स है। ये कहकर वो जैसे ही अपना फर्स्ट अटैक करता है तो दूसरी तरफ रूलान शुरू में थोड़ा सा डर गई होती है, मगर बाद में वो उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करती है और दोनों के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि चलो अब अपना अगला मूव करो। ये कहने के बाद योंग फाई भी रुकने वाला नहीं होता। वो यहाँ पर अपनी डीमन सोर्ड के साथ क्रॉस स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखते ही वो लड़की फौरन से अपने चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बना लेती है ताकि वो उस अटैक को रोक सके, मगर योंग फाई का अटैक काफी ताकतवर होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उस बैरियर को तोड़ना शुरू कर देता है और वो अटैक सीधा उस लड़की को हिट कर जाता है। और यहाँ पर योंग फाई अपनी हेवन डिफाइंग सोर्ड टेक्निक के साथ एक और वार करने वाला होता है और उसके साथ उसकी सोर्ड अप एनर्जी से पूरी तरह से चार्ज हो चुकी होती है। जैसे ही वो उस एनर्जी को रिलीज करता है तो यहाँ पर रूलान वो उस अटैक को रोकने के लिए अपने जेड लोटस का सहारा लेती है, मगर हमें दिखाया जाता है कि योंग फाई वो फौरन से नीचे आ जाता है और कहता है कि हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड अटैक्स मुझे मेरी मौत की तरफ लेकर जाएंगे, इसलिए मुझे फौरन से ये खेल खत्म करना होगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बाकी 4 अटैक्स बाकी रह गए हैं और अब मुझे 5th अटैक करने के लिए और अब मुझे 4th के बाद 5th अटैक करने के लिए अपनी सोर्ड को अपने लाइफ एसेंस के साथ कंडेंस करना पड़ेगा। यानी कि इस लड़की को मारने के लिए मेरे पास अब भी 2 चांस मौजूद हैं। अगर मैं इसे 5 अटैक्स में ना मार पाया तो मुझे मजबूरन फिर इस पर 7 अटैक्स करने पड़ेंगे और 7 अटैक के बाद फिर मेरा बचना यहाँ पर मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जब तक मेरी लाइफ वो रीइंकार्नेट होगी तब तक ये लोग मुझे मार मार कर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और यहाँ पर वो लड़की जो कि उस अटैक के बाद इंजर्ड हो गई थी, मगर वो दोबारा से ठीक होकर खड़ी हो जाती है और हंसते हुए कहती है कि मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स आ चुकी हैं कि मैं हमेशा लड़ती रहूं और तब तक लड़ती रहूं जब तक मेरी बॉडी पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। इतना कहते ही वो आसपास की बहुत ज्यादा क्यूटिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ये देखकर योंग फाई भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि अचानक से इस लड़की के अंदर मौजूद जितनी भी किलिंग एनर्जी थी वो अचानक से गायब हो गई है। वो लड़की असल में यहाँ पर योंग फाई की जितनी भी क्यूटिक पावर होती है उसे एब्जॉर्ब करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही वो अपने जेड लोटस को समन करती है तो उसका जेड लोटस भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका होता है और योंग फाई ये बात नोट कर लेता है कि इसका जेड लोटस वो परफेक्शन लेवल तक आ चुका है, यानी कि अब बस इसे 6 रैंकिंग में आने के लिए कोई मामूली सी चिंगारी की जरूरत है और ये अचानक से 6 लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेगी। इसलिए मुझे हर हाल में इसे 6 स्ट्राइक्स के अंदर ही खत्म करना होगा। अगर मैं इसे 6 स्ट्राइक्स में ना मार पाया तो 7th स्ट्राइक वो इतनी पावरफुल होगी कि वो स्ट्राइक या तो इसे ब्रेक थ्रू करवा देगी या फिर इसका काम ही तमाम कर देगी। और यहाँ पे हमें चेन मिंग और डू हाउ को दिखाया जाता है। डू हाउ वो बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर पिट रहा होता है और उसे आइडिया ही नहीं था कि चेन मिंग कितना ज्यादा ताकतवर होगा, मगर मेंगलियर वो यहाँ पर उस दद्दू को मारने के बजाय उससे वो ट्रेजर छीनने की कोशिश कर रही होती है। मगर यहाँ पर योंग फाई वो कंफ्यूज होता है कि मुझे 6 स्ट्राइक किस पर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसके 3 दुश्मन मौजूद हैं। अगर उनमें से एक भी जिंदा रह जाता है तो वो योंग फाई को यहाँ से निकलने नहीं देगा, क्योंकि 7th स्ट्राइक के बाद उसमें पावर बिल्कुल भी नहीं बचेगी और उसके तीनों के तीनों दुश्मन वो इतने ताकतवर हैं कि वो उसकी बस हल्की सी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे पलक झपकते ही खत्म कर देंगे। यहाँ पर अचानक से मेंगलियर वो अपने जेड लोटस का इस्तेमाल करती है, जिससे वो ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाता है, मगर देखते ही देखते मेंगलियर उसे अपने जेड लोटस प्लेटफॉर्म के अंदर बंद कर देती है और उसका साइज फिर जैसे ही छोटा होता है तो वो युआन ड्रैगन भी छोटा हो जाता है और फौरन से मेंगलियर के हाथ में आ जाता है। और यहाँ पर योंग फाई को पता चल जाता है
कि वो युआन ड्रैगन खतरे में है। वो फौरन से अपनी नेक्स्ट स्ट्राइक करने के लिए मेंगलियार की तरफ चला जाता है और जाता है उससे कहता है कि फौरन से उसे छोड़ दो। ये कहने के साथ वो फोर्थ स्ट्राइक सीधा मेंगलियार के ऊपर करने वाला होता है, तो मेंगलियार वो भी उसे रोकने के लिए अपनी पावरफुल शील्ड्स बनाना शुरू कर देती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो अपने स्पिनिंग व्हील्स का इस्तेमाल करती है और उन्हें सीधे योंगफे के सामने ले आती है। मगर योंगफे उनसे डरने वाला नहीं होता, वो सीधा उन पर स्ट्राइक करता है जिससे वो उन बैरियर्स को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ती जा रही होती हैं और योंगफे ने उन शील्ड्स में क्रैक भी डाल दिए थे, मगर वो शील्ड्स अभी टूटी नहीं थी और योंगफे इतने में फिफ्थ स्ट्राइक भी कर देता है और उस स्ट्राइक के बाद अब उस बैरियर का वहां पर रुकना मुमकिन नहीं था। फिफ्थ हेवन डिवाइनिंग स्वॉर्ड वो उस बैरियर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और साथ में उससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो एनर्जी सीधा मेंगलियार को जाकर हिट करती है, जिससे मेंगलियार वो बहुत ही जोर से एक पहाड़ पर जा टकराती है और ये एनर्जी देखते ही चेन मिंग वो भी सरप्राइज हो जाता है और वो समझ जाता है कि योंगफे अपने पीक पे आ चुका है और हमें मेंगलियार को दिखाया जाता है उस पहाड़ पर जाकर इतनी जोर से हिट हुई थी कि उस बेचारी की हड्डी पसली टूट गई होती है और वो युआन ड्रैगन उस बैरियर को फिर आराम से तोड़ते हुए खुद ब खुद ही वहाँ से बाहर निकल आता है और कहता है कि फाइनली मैं आजाद हो ही गया। जबकि यहाँ पर मेंगलियार देखती है कि योंगफे वो अब बिल्कुल पागल हो चुका है और इससे पहले कि वो खुद भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और उसकी विल स्पिरिट उस पर कंट्रोल ले ले, इससे पहले ही योंगफे को उसे जान से मार देना चाहिए। मगर वो योंगफे की हालत देखती है कि योंगफे वो बिल्कुल अजीब हो चुका है और उसके मुंह से खून निकलने लगा है, जिस पर वो खुद भी काफी सरप्राइज हो चुकी होती है कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। और यहाँ पर योंगफे फील करता है कि वो अब भी बिल्कुल ठीक है, जबकि उसने जाने अनजाने में सेवेंथ स्ट्राइक कर दी थी, जिसे हम लोग फिफ्थ स्ट्राइक कह रहे थे, वो असल में योंगफे की सेवेंथ स्ट्राइक थी। अब योंगफे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहता है कि मैंने 7 स्ट्राइक्स कर ली हैं, तो मेरी लाइफ एनर्जी वो अब भी मेरी बॉडी के अंदर क्यों है। जिसके बाद वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे शुरू की 4 स्ट्राइक्स वो शायद मेरी सोड ब्लेड ने अपने आप के अंदर ही कंडेंस कर ली होती हैं और वो शायद मेरी 7 स्ट्राइक्स के अंदर काउंट नहीं हो रही, जिसका मतलब ये है कि मैं कुछ और स्ट्राइक्स भी कर सकता हूँ। जबकि वो ड्रैगन कहता है कि सुनो बच्चे, तुम्हारी बॉडी में कुछ गड़बड़ लग रही है। जबकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है योंगफे की बॉडी से इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है कि वो पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर कर रही थी और यहाँ पर मेंगलियार कहती है जल्दी से मुझ पर अपना नेक्स्ट अटैक कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो इविल स्पिरिट फिर से मुझ पर हावी हो जाए। मगर इससे पहले कि योंगफे को अटैक करता वहाँ पर रूलान भागती हुई आती है और वो कहती है कि मैं जब तक वहाँ नहीं आ जाती तब तक तुमने स्ट्राइक नहीं करनी है। तो योंगफे कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम सीधा मेरी तलवार की तरफ ही आओ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी एनर्जी चार्ज करते हुए एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जबकि रूलान उस अटैक को काउंटर करने के लिए भी अपना अटैक करती है, मगर उसका अटैक फौरन से डिस्ट्रॉय हो जाता है और योंगफे का वो बहुत ही फास्ट स्लैश अटैक सीधा उसकी बॉडी को जाकर हिट कर जाता है, जिससे रूलान काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। मगर उसके बावजूद भी वो काफी खुश हो रही होती है और कहती है कि फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गई। मैं अपनी क्योटिक वार टेक्निक को मास्टर करना चाहती थी और फाइनली मेरी क्योटिक वार टेक्निक अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास की बहुत ही ज्यादा क्योटिक पावर को एब्जॉर्ब ज्यादा क्योटिक पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिससे वो अपनी पावर को बढ़ाने के साथ साथ अपनी क्योटिक टेक्निक को भी मास्टर करने वाली थी। मेंगलियार जब उसे इस तरह देखती है तो वो कहती है कि अब समझ में आया कि तुम बार बार उससे वो अटैक क्यों करवा रही हो। तुम्हारी सोच सच में बहुत ही ज्यादा घटिया है। तुम उसकी क्योटिक पावर्स को अपने मकसद के लिए एब्जॉर्ब करने लगी हो। तुम्हें लगता है कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन क्रिएट करके तुम आराम से ब्रेक थ्रू कर लोगी। जबकि यहाँ पर योंगफे वो फिर से अपनी एक और स्ट्राइक करने के लिए तैयार खड़ा होता है और वो कहता है कि लगता है कि शायद ये सारा तमाशा तभी खत्म होगा जब मैं खत्म हो जाऊं। जबकि यहाँ पर चेन मिंग भी भागते हुए आता है और वो कहता है कि योंगफे, तुम्हारी सोड एनर्जी वो खत्म होने वाली है। तुम आखिर मुझे कैसे भूल गए? मैंने तुम्हारी चेन फैमिली के डिमोनिक टेक्निक के बारे में 10,000 साल पहले सुना था। आज मैं फाइनली इस टेक्निक को अपने आप पर एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इसे रोक सकता हूँ या नहीं।
तो योंगफे उससे कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम भी लाइन में आ जाओ और तुम भी आजमा कर देख लो। जैसे ही योंगफे अपनी एनर्जी पूरी तरह से चार्ज कर लेता है तो दूसरी तरफ से डोंगफेंग चेनमिंग वो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए योंगफे की स्ट्राइक को रोकने के लिए पूरा जोर लगा देता है और हमें दिखाया जाता है उसकी आइस एनर्जी उस स्लैश अटैक को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही होती है, मगर उसके बावजूद भी वो स्लैश अटैक उस पूरी आइस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा जाकर चेनमिंग को हिट करता है और चेनमिंग दूर पहाड़ों से टकराते हुए बहुत ही दूर तक जा पहुंचता है। और उसके बावजूद भी इसे लग रहा होता है कि जैसे उस स्ट्राइक से उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई जख्म दिखाई नहीं दे रहा होता, ना ही कोई खून निकल रहा होता है। उल्टा वो बंदा फौरन से अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालता है और कहता है कि ये सच में कमाल की है, मैं इसे दोबारा से ट्राई करना चाहूंगा। ये सुनते ही यहाँ पर योंगफे वो अपनी स्वॉर्ड को जैसे ही हवा में ऊपर लहराता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्वॉर्ड एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो सीधा ऊपर आसमान तक जा रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे योंगफे इस मर्तबा पहले से भी ज्यादा ताकतवर हमला करने वाला है। मेंगलियार वो समझ गई थी कि अब उसका यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए वो अपने जेड लोटस प्लेटफॉर्म को भी समन कर लेती है और उसके साथ वो भी उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो गई थी। जबकि योंगफे यहाँ पर कहता है कि अगर कोई और भी आना चाहता है तो भी आ जाए और इन लोगों को ज्वाइन कर ले, मैं एक बार ही अटैक करूंगा। और यहाँ पर रूलान कह रही होती है कि मेरे लिए इतनी एनर्जी काफी नहीं है, मैं अब भी इस क्योटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ और आगे जा सकती हूँ। इतना कहने के बाद यहाँ पर वो अपनी क्योटिक वर्ल्ड टेक्निक क्योटिक गॉड सील को अनलॉक कर देती है, जिससे वो अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाने की कोशिश करती है ताकि वो उस अटैक को कुछ हद तक रोक सके। जिसके बाद मेंगलियार वो भी फौरन से अपने सामने शील्ड बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर अपने जेड लोटस स्पिनिंग व्हील को लाती है और उसके जरिए उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है। जबकि डोंगफेंग चेनमिंग वो अपनी आइस एनर्जी को पूरी तरह से चार्ज कर चुका होता है और उसके जरिए वो बहुत ही बड़े बड़े आइस स्टोन्स खड़े करते हुए सीधे योंगफे की तरफ रिलीज करता है और बाकी लोग भी अपने अपने वेपन्स रिलीज करते हैं। जबकि योंगफे जब वो स्ट्राइक करता है तो वो अपना पूरा जोर लगा देता है और हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों वेपन्स एक साथ ही योंगफे के स्लैश अटैक से आकर टकराते हैं, मगर योंगफे का स्लैश अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो तीनों के तीनों अटैक्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा जाकर उन तीनों वॉरियर्स को हिट करता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक इतना जोर से हिट हुआ था कि तीनों के तीनों वॉरियर वहां से काफी दूर आकर गिरे थे और इस अटैक से वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गए थे। और इसे लग रहा था कि जैसे इस मर्तबा रूलान वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई थी। जबकि युआन ड्रैगन वो फौरन से नीचे आ जाता है और योंगफे के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए उसे अच्छी तरह से देखता है। जिसके बाद योंगफे वो अपने आप को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी लाइफ एनर्जी तेजी से कंज्यूम हो रही है और शायद वो अब एक और स्ट्राइक कर पाएगा, उसके बाद शायद वो कोई और स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। मगर योंगफे यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है। हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने के लिए हमारे पास एक ऐसी पावरफुल स्पिरिट होनी चाहिए कि जिससे हम इस टेक्निक को बार बार यूज कर सकेंगे, मगर उसके बाद भी डू और डाई वाली सिचुएशन बनी रहेगी। मैंने जैसे ही अपनी 4 स्ट्राइक्स की थी उसके बाद ही मैंने अपनी हेवन डिफाइंग टेक्निक को अनलॉक करके अपनी सबसे खतरनाक लाइफ एसेंस बर्निंग टेक्निक को यूज करना शुरू कर दिया था। लगता है शायद मैंने ऑलरेडी हेवन लॉस को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर उसके वो अपोनेंट जख्मी हालत में होते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो अब भी मुकाबला करने के लिए तैयार थे और योंगफे से मुकाबला करने के लिए वो लोग फौरन से खड़े भी हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर योंगफे उन लोगों से कह रहा होता है शायद मैंने भी वही मिस्टेक कर दी जो कि डू हाउ ने की थी, शायद मैं खुद अपनी ही स्वॉर्ड के हाथों मारे जाने वाला हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी फाइनल स्ट्राइक करने के लिए फौरन से अपनी एनर्जी चार्ज करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि पूरा का पूरा स्काई ही योंगफे की एनर्जी से फिल हो जाता है। और वो ड्रैगन कहता है आखिर ये लड़का इतनी हद तक आगे कैसे बढ़ गया, मगर योंगफे वो डिसाइड कर चुका होता है कि अब वो अपनी फाइनल स्ट्राइक करके रहेगा और वो एक बार में ही सबको साफ कर देगा। जिसके
जिसके बाद वो मैंगलियार से कहता है तुम जानती हो ना कि मैं कितना बेरहम हूँ, मगर फाइनली हमारी ये दुश्मनी आज एंड होने वाली है, तुम जरूर इस पर खुश होगी। मगर ऐसा लग रहा था कि मैंगलियार वो काफी बदल चुकी है, जबकि योंगफाई वो डोंगफेंग चेनमिंग से कहता है कि अगर तुम इस ट्रैक में सरवाइव कर गए तो तुम्हारी न्यू लाइफ वो बहुत ही अच्छी होगी। और वो रुवोलान से कहता है पागल लड़की, अगर तुम इस ट्रैक में सरवाइव कर गई तो शायद तुम वो अचीव कर लोगी जो तुम अचीव करना चाहती हो, और अगर तुम इस स्ट्राइक में सरवाइव ना कर पाई तो शायद तुम मर जाओगी, क्योंकि ये मेरी 11th स्ट्राइक होगी। यानी 4 स्ट्राइक तो वो उसकी ब्लेड में काउंट हो गई, और उसके बाद 7वीं स्ट्राइक जो कि उसकी बॉडी की स्ट्राइक है, उसे मिलाकर अब कुल 11 स्ट्राइक्स हो गई हैं। ये सुनकर रुवोलान कहती है क्या कहा तुमने, ये तुम्हारी फाइनल स्ट्राइक है, चलो मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी करो। ये सुनने के बाद हम देखते हैं योंगफाई की स्वॉर्ड से जो एनर्जी निकलती है वो गजब की एनर्जी होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस स्ट्राइक से वो न सिर्फ इन तीनों को बल्कि अपने सामने मौजूद अगर पूरी आर्मी भी होती तो भी इस एक स्ट्राइक से वो पूरा का पूरा मैदान ही साफ कर देता। और योंगफाई यहाँ पर रुक नहीं रहा था, बल्कि वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को बढ़ाते जा रहा होता है। मगर अचानक से यहाँ पर योंगफाई को कुछ अजीब सा फील होता है, और हमें दिखाया जाता है अचानक से कहीं से कुछ एनर्जी आती है जो कि सीधा उसके इनर वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाती है। और योंगफाई खुद जब वो अपने इनर वर्ल्ड में जाता है तो वो खुद भी हैरान हो जाता है कि उसके इनर वर्ल्ड के अंदर 6 रैंकिंग की पावर मौजूद है, जिस पर वो कहता है फाइनली मुझे ये समझ में आ गया है, मेरा ये इनर वर्ल्ड असल में आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। जो लाइफ में आज से 10,000 साल पहले खो चुका था वो मेरे पास अब वापस आ चुकी है, क्योंकि मेरे इनर वर्ल्ड ने उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। ये सब देखने के बाद वो फौरन से अपने आप को नॉर्मल फॉर्म में लाना शुरू कर देता है, और उसकी स्वॉर्ड भी गायब हो जाती है, और वो खुद जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि फाइनली मुझे ये समझ में आ गया है, मैं अब हेवन डिफाइंग 7 स्वॉर्ड्स को जब चाहूं यूज कर सकता हूं, अब मुझे अपने लाइफ एसेंस को भी दांव पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंगलियार कहती है क्या हुआ, ये कहीं इसने ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया। मगर योंगफाई खुद ब खुद वहां से नीचे गिरने लगता है और युआन ड्रैगन को पुकारता है, तो वो ड्रैगन फौरन से उसके पास जाते ही उसे फौरन नीचे गिरने से बचाता है और अपने साथ वहां से दूर ले जाता है। और योंगफाई कहता है कि अभी ये टाइम लाइफ एंड डेथ डिसाइड करने का नहीं है, मुझे किसी अच्छी जगह जाना होगा, कहीं ऐसी जगह पर जहां बिल्कुल खामोशी हो, क्योंकि मैं अब 6 रियल में एंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मगर जहां तक बात रुवोलान की होती है, वो फौरन से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसका पीछा करते हुए कहती है कि तुम कहां जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और यहाँ पर मैंगलियार भी फौरन से उसका पीछा करती है, क्योंकि वो भी उससे अपना बदला लेना चाहती है। जबकि वो ड्रैगन दद्दू कहता है लगता है कि ये दोनों खूबसूरत लड़कियां मुझे जाता हुआ देख नहीं पा रही, पर क्या करूं, मजबूरी है, मुझे इनसे अब हजारों मील दूर जाना होगा, इसलिए अब मुझे सी ऑफ कह ही दो। मगर वो लड़कियां तो इस लड़ाई को यहाँ पर खत्म करना चाहती थी, जिसके बाद रुवोलान उससे कहती है कि ईस्टर्न लैंड की यंग जनरेशन की किंग वार में मैं बहुत जल्द पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, और 1 महीने के बाद वो जंग शुरू होने वाली है। उम्मीद है कि तुम यानजिंग किंगडम में 1 महीने के बाद जरूर आओगे। तो योंगफाई यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि फाइनली आज मैं 6 रैंकिंग में ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, और जब मैं कल ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी स्वॉर्ड उठाऊंगा तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी मेरे बगैर किंगडम वार बिल्कुल अधूरी सी लगेगी, इसीलिए मैं वहां जरूर आऊंगा। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है कि अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं, और वो वहीं पर उसी ड्रैगन के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर वो ड्रैगन कहता है कि तुम्हारा शो 3 मिनट से ज्यादा तक चला भी नहीं, आखिर कैसे बंदे हो तुम। जबकि यहाँ पर डोंगफेंग चेनमिंग कहता है तो फाइनली तुमने अपने इनर वर्ल्ड को अवेकिन कर लिया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब मुझे भी 6 रियलम में एंटर करना ही होगा। उम्मीद है कि मेरी न्यू लाइफ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। जबकि अगले सीन में हमें दोबारा से डू हाओ को दिखाया जाता है, वो अपने ही क्लान के लोगों को मार रहा होता है और उनकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहा था। उसने अपने बहुत सारे मेंबर्स को मार दिया था और उनका सारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली उसने अपनी पावर को कई गुना बढ़ा लिया है। मगर अचानक से उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई जूनियर सिस्टर मौजूद होती है, जिसे देखकर वो खुद भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है, और वो लड़की भी काफी परेशान लग रही थी। जिसके बाद डू हाओ
हाउस से कहता है मुझे इस हाल में देखकर तुम काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई होगी। लास्ट टाइम मैं उस लड़के योंगफे से हार गया था और आज मैं दोबारा से उस बंदे डोंगफेंग चेन मिंग से हारा हूँ। मुझे आज फील हो रहा है कि मैं सच में बिल्कुल बेकार हूँ। ये सुनते ही उसकी जूनियर सिस्टर भागते हुए उसके पास आती है और कहती है कि नहीं सीनियर ब्रदर, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। मेरी नजर में आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रदर हैं। बस आपको थोड़ा सा होश लेना होगा। अब दोबारा बिल्कुल भी ब्लड डीमन टेक्निक को यूज नहीं करेंगे। आप ये बात जानते भी है ना कि ब्लड डीमन टेक्निक को यूज करने के बाद कोई भी शख्स उससे वापस नहीं आ सकता। मगर यहाँ पर डूहाओ को अपनी वो बेइज्जती याद आ रही होती है जब चेन मिंग ने अपने एक हाथ से उसे गले से पकड़कर उठा रखा होता है। वो बेइज्जती उसे बार बार याद आ रही थी जिसकी वजह से वो अब उन दोनों से अपना बदला लेना चाहता था। वो अपनी जूनियर सिस्टर से कहता है अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैं अब ब्लड डीमन टेक्निक के अंदर एंटर कर चुका हूँ। अब मैं वहां से वापस नहीं आ सकता। वो अपने साथियों की तरफ देखता है और फिर अपनी जूनियर सिस्टर से कहता है कि मेरे अंदर अब भी 1/3 ट्रू की बाकी मौजूद है और मैं अब अपनी ट्रू की तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगा हूँ। इसके बाद तुम फौरन से अपने जितने भी डू फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें बिल्कुल टॉप पे आ जाओगे। ये कहकर वो अपनी ट्रू की उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू करता है तो वो लड़की कहती है कि ब्रदर मुझे ये नहीं चाहिए। मगर डू हाउ जबरदस्ती अपनी ट्रू की उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता जाता है और कहता है अब सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। मैंने ऑलरेडी अपनी प्रोफाउंड स्किल्स को डैमेज कर दिया है और ब्लड डीमन टेक्निक अब मैं मास्टर कर चुका हूँ। अब दुनिया को पता चलेगा कि हमारी डू फैमिली ने जो डिमोनिक ब्लड टेक्निक क्रिएट की है उससे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट होता है और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब मार्शल एम्परर कोरोनेशन सेरेमनी शुरू होती है। तो उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ी बैटल लड़ी जाती है। इस बैटल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इस दुनिया में मौजूद जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं उन लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जा सके और उन लोगों को 1 महीने की डेडलाइन दी जाती है। जो लोग भी वहां पर आकर पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा होता है जो कि वहां पर सरवाइव कर पाता है। यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल तो रूलान दिखाई दे रही होती है, उसने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, जबकि हम मेंगलियर को देखते हैं वो भी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गई थी। और फिर हमें दोबारा से डू हाउ को दिखाया जाता है, वो भी अपनी पावर्स को काफी हद तक अपग्रेड कर चुका होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो योंगफे को टक्कर दे सकता है। जिसके बाद हमें चेन मिंग को दिखाया जाता है, उसने भी ऐसा लग रहा था कि 6 रियलम में स्टेप इन कर लिया है। और हमें फिर आखिर में योंगफे को दिखाया जाता है। योंगफे भी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था और ऐसा लग रहा था वो भी अब 6 रियलम में इन हो चुका है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफे वो बेहोशी की हालत में एक जगह पड़ा हुआ था। जब वो होश में आता है और देखता है कि वो एक अलग ही घर में आ पहुंचा है तो वो काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि लगता है कि शायद मैं बेहोश हो गया था। मगर ये जगह कौन सी है? वो आसपास देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बाहर बैठी हुई एक बाउल के अंदर कोई चीज पीस रही थी। ऐसा लग रहा था शायद वो उसके लिए कोई दवाई बना रही है। और